आज के अखबारों में जो सबसे जरूरी बातें हैं। वो सब लेकर आए हैं हम आपके अपने चैनल सुन लो यूपीएससी पर। अब चाहे द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो या सरकारी वेबसाइट्स, हमने सब छान मारा है और लाए हैं सिर्फ वो बातें जो यूपीएससी एग्जाम के लिए वाकई काम आने वाली है। सो सिट बैक, रिलैक्स और सुनो वो एनालिसिस जो तुम्हारे मेंस और प्रीलिम्स दोनों में फर्क डाल देगा। ये है तुम्हारा डेली लर्निंग डोज, आसान जुबान में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। आज हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस से शुरुआत करेंगे, फिर इकोनॉमी पर आएंगे, उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, सोशल जस्टिस और अंत में प्रीलिम्स फैक्ट्स, मेंस क्वेश्चन और क्विज करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पॉलिटी से। बिल्कुल। हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल को एग्जीक्यूटिव अप्रूवल दे दिया है। हाँ, केरला राज्य का नाम बदलकर केरलम करने की जो मांग थी। एग्जैक्टली एक लंबे समय से ये मांग चल रही थी और अब केंद्र सरकार की इस पर मुहर लग गई है। और अगर हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखें तो ये सिर्फ एक नाम बदलने की एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया नहीं है। राइट, मतलब ये कोई रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर नहीं है। असल में ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल स्ट्रक्चर और आर्टिकल 3 की कार्यप्रणाली को समझने का एक बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। बिल्कुल, सेंटर स्टेट रिलेशंस कैसे काम करते हैं ये उसका एक जीता जागता केस स्टडी बन गया है। कॉन्स्टिट्यूशन की मशीनरी को समझने के लिए अगर हम बेसिक फ्रेमवर्क से शुरुआत करें तो सबसे पहले नजर जाती है आर्टिकल 1 पर। इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। सही कहा। आर्टिकल 1 बहुत स्पष्ट रूप से भारत को डिफाइन करता है और इसके तुरंत बाद आता है आर्टिकल 3 जो पार्लियामेंट को पावर्स देता है। जी, आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो किसी भी नए राज्य का निर्माण कर सकती है या मौजूदा राज्यों के बाउंड्रीज, एरियाज और नामों में बदलाव कर सकती है। लेकिन यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने एक बहुत ही स्मार्ट मैकेनिज्म रखा है, मतलब इस पावर को अनचेक नहीं छोड़ा है। बिल्कुल नहीं। कोई भी राज्य का नाम बदलने वाला बिल पार्लियामेंट में सीधे इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। राइट, इसके लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की प्रायर रिकमेंडेशन अनिवार्य है। और प्रेसिडेंट ये रिकमेंडेशन देने से पहले एक बहुत जरूरी स्टेप उठाते हैं। वो उस बिल को संबंधित स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेजते हैं। जैसे इस पर्टिकुलर केस में केरला लेजिस्लेटिव असेंबली के पास भेजा गया होगा। एग्जैक्टली। और इसका मकसद ये होता है कि स्टेट एक तय समय सीमा के अंदर एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में इस बदलाव पर अपने व्यूज दे सके। यहाँ पर प्रीलिम्स एग्जाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कैच है, जहाँ स्टूडेंट्स अक्सर गलती कर बैठते हैं। हाँ, वो बाइंडिंग और नॉन बाइंडिंग वाला कंफ्यूजन। बिल्कुल, अक्सर ये कंफ्यूजन रहता है कि स्टेट असेंबली जो भी व्यूज देगी, क्या प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट उसे मानने के लिए लीगली बाउंड है? और इसका सीधा जवाब है नहीं। राइट, स्टेट असेंबली के व्यूज पूरी तरह से नॉन बाइंडिंग होते हैं। पार्लियामेंट के पास ये सुप्रीम अथॉरिटी है कि वो राज्य के सजेशंस को एक्सेप्ट करे या पूरी तरह से रिजेक्ट कर दे। मतलब इसे एक बहुत ही सिंपल एनालॉजी से समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई एक्सपर्ट से सलाह मांगता है। सलाह सुनना जरूरी है, लेकिन उस पर अमल करना या ना करना पूरी तरह से मांगने वाले के हाथ में है। एग्जैक्टली, पार्लियामेंट का रोल यहाँ बिल्कुल वैसा ही है। सुनना मैंडेट है, मानना मैंडेट नहीं है। और इसके साथ ही आर्टिकल 4 का मैकेनिज्म भी एक्टिवेट हो जाता है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, आर्टिकल 4 एक तरह का एक्सेप्शन क्रिएट करता है। बिल्कुल। आर्टिकल 4 ये स्पेसिफाई करता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत बनाए गए लॉज जिनसे कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल में बदलाव होता है, उन्हें आर्टिकल 368 के तहत फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। ये बहुत जरूरी डिस्टिंक्शन है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। फर्स्ट शेड्यूल वही लिस्ट है जहां भारत के सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के ऑफिशियल नाम दर्ज होते हैं। राइट, तो केरला से केरलम करने के लिए फर्स्ट शेड्यूल में बदलाव करना होगा। लेकिन क्योंकि ये आर्टिकल 368 के दायरे से बाहर है, इसका सीधा मतलब ये है कि पार्लियामेंट इस बिल को सिर्फ एक सिंपल मेजॉरिटी से पास कर सकती है। बिल्कुल, किसी स्पेशल मेजॉरिटी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर भी एक डिस्टिंक्शन समझना बहुत जरूरी हो जाता है। हाँ, क्योंकि सिटीज के नाम भी तो बदलते रहते हैं। एग्जैक्टली, पिछले कुछ सालों में कई शहरों के नाम बदले गए हैं, जैसे इलाहाबाद को प्रयागराज किया गया। लेकिन किसी शहर या रेलवे स्टेशन का नाम बदलना मुख्य रूप से एक एग्जीक्यूटिव एक्शन होता है। राइट, उसके लिए पार्लियामेंट पे बिल लाने की जरूरत नहीं होती। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से महज एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी लेना होता है। और राज्य सरकार एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नाम बदल देती है। लेकिन एक पूरे राज्य का नाम बदलना पूरी तरह से एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, जिसके लिए एक फॉर्मल पार्लियामेंट्री एक्ट की जरूरत होती है।
और कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट शेड्यूल में ऑफिशियल अमेंडमेंट करना पड़ता है। अगर हम इसे मेंस एग्जाम के एंगल से देखें, खासतौर पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वर्सेस यूनिटरी बायस वाली जो डिबेट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अक्सर इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स कहा जाता है। मतलब यूनियन को तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन स्टेट्स की बाउंड्रीज और नाम डिस्ट्रॉय या ऑल्टर किए जा सकते हैं। बिल्कुल। लीगल फ्रेमवर्क में सेंटर के पास ओवरराइडिंग पावर्स हैं। वो चाहें तो स्टेट की मर्जी के बिना भी नाम बदल सकते हैं। लेकिन कन्वेंशनल पॉलिटिकल रियलिटी कुछ और दर्शाती है। सही कहा। सेंटर अक्सर राज्यों के एस्पिरेशंस का सम्मान करता है। केरला के केस में स्टेट असेंबली ने सर्वसम्मति से यानी यूनानिमस रेजोल्यूशन पास किया था, और सेंटर ने उस डेमोक्रेटिक कंसेंसस को रिस्पेक्ट किया है, जो कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक बहुत ही सकारात्मक और बेहतरीन उदाहरण है। वैसे इस बदलाव के पीछे का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी बहुत गहरा है। अगर हम 1 नवंबर 1956 की बात करें, हाँ, वो दिन केरला के इतिहास में केरला पिरावी के नाम से जाना जाता है। एग्जैक्टली ये वही दिन है जब फजल अली कमीशन की रिकमेंडेशंस के आधार पर लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन यानी भाषाई आधार पर केरला राज्य का गठन हुआ था। और अगर हम भाषाई जड़ों की बात करें तो मलयालम भाषा और साहित्य में इस पूरे भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्र को हमेशा से केरलम ही कहा जाता रहा है। तो एक तरह से ये अपनी मूल पहचान की तरफ लौटने जैसा है। बिल्कुल। और इस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को अगर हम आज के ब्रॉडर गवर्नेंस थीम से कनेक्ट करें तो मेंस के लिए दो बहुत बड़े एरियाज उभर कर आते हैं। फेडरलिज्म का इवोल्यूशन और डीकोलोनाइजेशन की प्रक्रिया। राइट। आजकल इंडियन फेडरलिज्म के स्ट्रक्चरल रीसेट पर बहुत चर्चा हो रही है। जैसे तमिलनाडु सरकार का कदम। हाँ, तमिलनाडु सरकार ने सेंटर स्टेट रिलेशंस और स्टेट ऑटोनॉमी को इवैल्यूएट करने के लिए जस्टिस कुरियन जोसेफ कमेटी का गठन किया है। इस तरह की कमेटीज दरअसल राज्यों की उस चिंता को दर्शाती हैं जहां वो अपनी ऑटोनॉमी और आइडेंटिटी को लेकर ज्यादा मुखर हो रहे हैं। बिल्कुल, एक तरह का लिंग्विस्टिक सबनेशनलिज्म या भाषाई उपराष्ट्रवाद हम देख सकते हैं। और दूसरी तरफ नेशनल लेवल पर भी एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा गया है, 2035 तक कॉलोनियल माइंडसेट्स को पूरी तरह से इरेडिकेट करने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट लिंकेज है। राष्ट्रपति भवन में एडविन लुटियंस की मूर्ति हटाकर सी राजागोपालाचारी की मूर्ति लगाना सिर्फ एक सिंबॉलिक जेस्चर नहीं है। राइट। ये इंडिजिनस आइडेंटिटी को असर्ट करने का एक सचेत प्रयास है। और केरला, जो कि एक एंग्लिसाइज्ड शब्द है, अंग्रेजों के उच्चारण के हिसाब से बना, उसे उसके भाषाई मूल केरलम में बदलना भी इसी डीकोलोनाइजेशन का हिस्सा है। ये बहुत खूबी से दिखाता है कि कैसे लिंग्विस्टिक सबनेशनलिज्म हमारे कोऑपरेटिव फेडरल फ्रेमवर्क के अंदर बिना किसी टकराव के अपनी जगह बना रहा है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही मैच्योर डेमोक्रेसी की निशानी है। चलिए, स्टेट रिसोर्सेज और आइडेंटिटी की इस डिबेट से थोड़ा जूम आउट करते हैं और नेशनल रिसोर्स मैनेजमेंट की तरफ देखते हैं। इकोनॉमी सेगमेंट की तरफ। हाँ, क्योंकि इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक शिफ्ट हो रहा है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर और नीति आयोग ने नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन 2.0 यानी NMP 2.0 अनाउंस कर दिया है। और इसके टारगेट्स काफी मैसिव हैं। बहुत मैसिव। FY26 से लेके FY30 तक के इस 5 साल के पीरियड के लिए 16.72 लाख करोड़ का टारगेट सेट किया गया है। लेकिन NMP 2.0 के रिस्क्स और मैकेनिक्स पर बात करने से पहले एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एसेट मोनेटाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के बीच का डिफरेंस। एग्जैक्टली। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स इन दोनों टर्म्स को इंटरचेंज करके यूज कर लेते हैं, जो कि मेंस के आंसर में एक बड़ी गलती हो सकती है। राइट। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है ओनरशिप ट्रांसफर। मतलब अगर सरकार ने अपना कोई एसेट पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया तो वो प्राइवेटाइजेशन है। लेकिन एसेट मोनेटाइजेशन में ऐसा नहीं होता। इसमें सरकार की अल्टीमेट ओनरशिप हमेशा बरकरार रहती है। इसे एक सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। प्राइवेटाइजेशन मतलब आपने अपना घर हमेशा के लिए किसी और को बेच दिया, और एसेट मोनेटाइजेशन मतलब आपने अपना घर जो कि पूरी तरह से बनकर तैयार है उसे 10 या 15 साल के लिए लीज या रेंट पर दे दिया है। बहुत सही। NIP में सरकार सिर्फ ब्राउनफील्ड एसेट्स के ऑपरेशनल राइट्स एक तय समय सीमा के लिए प्राइवेट एंटिटीज को ट्रांसफर करती है। और ब्राउनफील्ड एसेट्स पर ध्यान देना जरूरी है, यानी वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो पहले से ऑपरेशनल है और जहां से स्टेबल रेवेन्यू आ रहा है, जैसे कि बने हुए हाईवेज, पावर ग्रिड्स या ऑपरेशनल रेलवेज। बिल्कुल। सरकार कोई बंजर जमीन या खाली प्लॉट लीज पर नहीं दे रही है, वो चलता हुआ बिजनेस मॉडल लीज कर रही है। और इस पूरे फ्रेमवर्क के पीछे जो कोर इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी काम कर रही है उसे कैपिटल रिसाइकलिंग कहते हैं। कैपिटल रिसाइकलिंग, ये टर्म मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन यानी एनआईपी के तहत देश में नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए भारी भरकम इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। अब सरकार के पास फंड्स जुटाने के बहुत सीमित रास्ते हैं। राइट। या तो मार्केट से और ज्यादा बोरोइंग की जाए, कर्ज लिया जाए, जिससे फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा, जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए अच्छा नहीं है, या फिर टैक्स पेयर्स पर सीधा बोझ डाला जाए टैक्स बढ़ाकर, जो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली वायबल नहीं होता हमेशा। यहीं पर कैपिटल रिसाइकलिंग एक सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है। बिल्कुल, सरकार पुराने ऑपरेशनल प्रोजेक्ट्स में फंसे हुए कैपिटल को अनलॉक करती है। मतलब जो हाईवे बन चुका है उसमें जो पैसा लगा था वो ब्लॉक हो गया। राइट। तो सरकार उस हाईवे को प्राइवेट सेक्टर को लीज करती है, उनसे अपफ्रंट पैसा या रेगुलर लीज अमाउंट लेती है और उस अनलॉक हुए कैपिटल को ग्रीनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा देती है। ग्रीनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बिल्कुल नए प्रोजेक्ट्स जहां अभी सिर्फ जमीन है और निर्माण शुरू होना है। एग्जैक्टली। और एनएमपी 1.0 के फिगर्स इस स्ट्रैटेजी की सक्सेस को वैलिडेट करते हैं। हाँ, पहले फेज ने अपने टारगेट का लगभग 89% अचीव किया, जो करीब 5.3 लाख करोड़ बैठता है। ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। बिल्कुल नहीं। और अब एनएमपी 2.0 में सिर्फ प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट से ही 5.8 लाख करोड़ रुपीस जुटाने की उम्मीद रखी गई है। अगर हम सेक्टोरल एलोकेशन देखें तो ये और भी इंटरेस्टिंग है। हाईवेज, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स और रोपवेज सबसे ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, जिनका शेयर लगभग 26% है। इसके बाद पावर सेक्टर 17% और रेलवेज 16% पर है। अब सवाल ये आता है कि इन ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है? इसके लिए जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं उनमें इनविट्स यानी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स और टीओटी मॉडल्स प्रमुख हैं। टोल ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल्स। राइट। इनविट्स को समझना बहुत आसान है। ये बिल्कुल म्यूचुअल फंड्स की तरह फंक्शन करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इक्विटी शेयर्स की जगह ये फंड सीधे इनकम जनरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाते हैं, जैसे टोल रोड्स या पावर ग्रिड्स, और इन्वेस्टर्स को रेगुलर डिविडेंड देते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और कैपिटल रिसाइकलिंग का ये फ्रेमवर्क कागज पर बहुत सॉलिड लगता है। बिल्कुल, थियोरेटिकल लेवल पर ये एक परफेक्ट सॉल्यूशन है। लेकिन इतने बड़े स्केल पर कोर नेशनल एसेट्स को मोनेटाइज करने में सिस्टमिक रिस्क्स भी बहुत बड़े हैं, जिन्हें क्रिटिकल इवैल्यूएशन के बिना इग्नोर नहीं किया जा सकता। पहला रिस्क है मोनोपोलाइजेशन का। ये एक बहुत ही जेन्युइन कंसर्न है। अगर देश के मेजर पोर्ट्स, हाईवेज और पावर ग्रिड्स कुछ चुनिंदा बड़े कॉर्पोरेट कंग्लोमरेट्स के कंट्रोल में चले जाते हैं तो मार्केट कंपटीशन खत्म हो सकता है और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में एंट्री बैरियर्स पहले ही बहुत हाई होते हैं। दूसरा रिस्क वैल्यूएशन डिस्प्यूट से जुड़ा है। हाँ, सरकार के लिए सही प्राइस डिस्कवर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर एसेट्स को अंडर वैल्यूड प्राइस पर लीज किया गया, मतलब सस्ते में दे दिया गया, तो पब्लिक एक्सचेकर को भारी नुकसान होगा और विपक्ष क्रोनी कैपिटलिज्म का आरोप भी लगा सकता है। बिल्कुल। और अगर रिजर्व प्राइस बहुत हाई रखा गया तो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, जो कि हमने पास में कुछ रेलवे मोनेटाइजेशन प्रोजेक्ट्स में देखा भी है, जहां प्राइवेट प्लेयर्स ने इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया। एक और रिस्क जो सीधा आम जनता को इम्पैक्ट करता है वो है स्टीप टैरिफ हाइक्स। राइट। जब प्राइवेट कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेट करेंगी तो उनका प्राइमरी मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा। वो टोल्स या यूजर चार्जेस बढ़ा सकती हैं। यहीं पर इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स का रोल बहुत क्रिटिकल हो जाता है। कंज्यूमर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक रोबस्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क चाहिए। और इन सभी चैलेंजेस को मॉनिटर करने के लिए सरकार ने एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाया है, सीगम, कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ऑन एसेट मोनेटाइजेशन, जी, जो सीधे कैबिनेट सेक्रेटरी के सुपरविजन में काम करता है। एनएमपी 2.0 की सक्सेस पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करेगी कि सीजीएम इन रिस्क्स को कैसे मिटिगेट करता है। बिल्कुल। अब अगर हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के मोनेटाइजेशन से आगे बढ़ें तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट देखने को मिला है। हाँ, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने स्पेक्ट्रम ऑक्शंस के लिए एक स्वीपिंग फ्रेमवर्क रेकमेंड किया है, जो कि टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट 2023 के मैंडेट पर आधारित है। इस नए एक्ट में ये लीगली बाइंडिंग कर दिया है कि स्पेक्ट्रम का एलोकेशन अब प्राइमरीली कॉम्पिटिटिव ऑक्शंस के जरिए ही होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन यानी बिना ऑक्शन के सीधा स्पेक्ट्रम दे देना अब बहुत सीमित कर दिया गया है। राइट। अब ये सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस, स्पेस रिसर्च या बीएसएनएल जैसे सॉवरन पब्लिक एंटरप्राइजेस के केसेस तक सीमित है। अगर हम मार्केट रियलिटी देखें तो इंडिया का टेलीकॉम सेक्टर इस वक्त भारी कर्ज और कंसोलिडेशन के दौर से गुजर रहा है। मार्केट में कंपटीशन बहुत सीमित रह गया है, बेसिकली एक डुओपोली जैसी सिचुएशन बन रही है। एग्जैक्टली। ट्राई की नई रिकमेंडेशंस का कोर ऑब्जेक्टिव इसी मोनोपोली या डुओपोली को बनने से रोकना है। इसके लिए एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल लाया गया है,
35% स्पेक्ट्रम कैप का। इसका मतलब है कि कोई भी टेलीकॉम ऑपरेटर किसी एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी बैंड में एक लाइसेंस्ड सर्विस एरिया के अंदर 35% से ज्यादा स्पेक्ट्रम होल्ड नहीं कर सकता। मतलब आप चाहें कितने भी बड़े प्लेयर हों, आप 35% से ज्यादा स्पेक्ट्रम होल्ड नहीं कर सकते। राइट। ये स्पेक्ट्रम होर्डिंग को रोकने का एक डायरेक्ट रेगुलेटरी टूल है। इसके अलावा टेलीकॉम मार्केट में नए प्लेयर्स की एंट्री को आसान बनाने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। हाँ, नेटवर्थ क्राइटेरिया को आधा कर दिया गया है। पहले जो रिक्वायरमेंट 100 करोड़ की थी, उसे घटाकर 50 करोड़ कर दिया गया है, ताकि नई कंपनियां भी ऑक्शन में हिस्सा ले सकें। स्पेक्ट्रम एलोकेशन में कुछ स्पेसिफिक बैंड्स को लेकर इंडस्ट्री में काफी डिबेट चल रही है। खासतौर पर 6 गीगाहर्ट्ज बैंड और 600 मेगाहर्ट्ज बैंड को लेकर जो स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस किए गए हैं, वो एग्जाम के लिए काफी रेलेवेंट हैं। 6 गीगाहर्ट्ज बैंड को लेकर तो टेक कंपनीज और टेलीकॉम ऑपरेटर्स बिल्कुल आमने सामने आ गए हैं। टेक जायंट्स की डिमांड है कि इस बैंड को वाईफाई 6E और वाईफाई 7 टेक्नोलॉजीज के लिए डी लाइसेंस कर दिया जाए। मतलब उसे फ्री फॉर यूज कर दिया जाए। उनका तर्क है कि इससे पब्लिक इंटरनेट एक्सेस सस्ता और तेज होगा। वहीं टेलीकॉम कंपनीज का कहना है कि नहीं, इसे अपकमिंग 5G एडवांस्ड और 6G नेटवर्क्स के लिए ऑक्शन करवाना चाहिए। इस कॉन्फ्लिक्ट में ट्राई ने एक बहुत ही बैलेंस्ड और फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच अपनाया है। उन्होंने 6 गीगाहर्ट्ज के अपर बैंड को IMT यानी इंटरनेशनल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशंस के लिए रिजर्व तो कर दिया है, लेकिन इसका इमीडिएट ऑक्शन टाल दिया है। इसे WRC 27 यानी वर्ल्ड रेडियो कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस 2027 तक के लिए होल्ड पर रखा गया है, ताकि इंडिया का स्पेक्ट्रम यूसेज ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ पूरी तरह हार्मोनाइज हो सके। जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया है। दूसरी तरफ 600 मेगाहर्ट्ज बैंड है जो काफी अंडर यूटिलाइज रहा है। इसे टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए कमर्शियली अट्रैक्टिव बनाने के लिए ट्राई ने कुछ इंसेंटिव्स प्रपोज किए हैं, जैसे 24 साल की लॉन्ग वैलिडिटी और 4 साल का पेमेंट मॉरेटोरियम, ताकि ऑपरेटर्स को अपफ्रंट फाइनेंशियल प्रेशर ना झेलना पड़े और वो नेटवर्क रोल आउट पर फोकस कर सकें। ट्राई रिकमेंडेशंस में इकोनॉमी और नेशनल सिक्योरिटी का एक बहुत ही बेहतरीन लिंकेज भी एस्टैब्लिश किया गया है। ये पॉइंट एस्पिरेंट्स को अपने मेंस के आंसर में जरूर हाईलाइट करना चाहिए। बिल्कुल। भारत में अभी भी कई बॉर्डर रीजन्स और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी LWE अफेक्टेड एरियाज में डिजिटल कनेक्टिविटी ना के बराबर है। इसे एड्रेस करने के लिए ट्राई ने बहुत इनोवेटिव इंसेंटिव डिजाइन किया है। अगर कोई टेलीकॉम ऑपरेटर इन डिफिकल्ट कवरेज कैप्स में बेस स्टेशंस डिप्लॉय करने का ऑफिशियल कमिटमेंट देता है, तो उसे स्पेक्ट्रम के ऑक्शन प्राइसेस पर सीधा 10% डिस्काउंट दिया जाएगा। ये स्पेसिफिक रिकमेंडेशन दर्शाती है कि गवर्नेंस प्रायोरिटी कैसे शिफ्ट हो रही है। अगर हम ऑक्शन के फाइनेंशियल टारगेट्स देखें तो रिजर्व प्राइसेस के हिसाब से ये ऑक्शन करीब 81,000 करोड़ फेच कर सकता है। लेकिन सरकार का फोकस सिर्फ शॉर्ट टर्म रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन पर नहीं है। राइट। बॉर्डर एरियाज में कनेक्टिविटी इंश्योर करना, मार्केट में एंट्रेंच्ड ड्यूओपोली को अवॉइड करना और सेक्टर की लॉन्ग टर्म हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना। ये दिखाता है कि पॉलिसी मेकर्स नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेमोक्रेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। रेवेन्यू से ज्यादा महत्व अब वाइड स्प्रेड डिजिटल कनेक्टिविटी और स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी को दिया जा रहा है। अगर हम आज के पूरे डिस्कशन को देखें, पॉलिटी में केरलम के रीनेमिंग प्रोसेस और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से लेकर विंग नेचर को बहुत अच्छी तरह हाईलाइट करते हैं। इन दोनों अलग अलग डोमेन्स को अगर सिंथेसाइज किया जाए तो एक ब्रॉडर नेशनल फ्रेमवर्क उभर कर आता है। पॉलिटी के लेवल पर हम भाषाई पहचान और स्टेट ऑटोनॉमी को अकोमोडेट कर रहे हैं, जो डेमोक्रेटिक इथॉस और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को मजबूत करता है। वहीं इकोनॉमी के लेवल पर NMP 2.0 के जरिए आइडल पब्लिक एसेट्स को मोनेटाइज करना और टेलीकॉम स्पेक्ट्रम में एंटी मोनोपोली कैप्स लगाना, ये नेशनल रिसोर्सेज के एफिशिएंट और कॉम्पिटिटिव यूटिलाइजेशन को इंश्योर कर रहा है। असल में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को रिस्पेक्ट करना और साथ ही सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को स्केल अप करना। यही आज के गवर्नेंस मॉडल का कोर चैलेंज और अचीवमेंट है। बिल्कुल। मेंस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये बैलेंस एक ऐसा पॉलिसी क्वेश्चन है जिस पर गहराई से विचार करने की जरूरत है। सही कहा। एक तरफ हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और स्टेट ऑटोनॉमी की बात करते हैं, जैसे केरलम के रीनेमिंग में देखा, लेकिन दूसरी तरफ NMP 2.0 जैसे मैसिव इकोनॉमिक पाइपलाइंस कोर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को हेविली सेंट्रलाइज और मोनेटाइज कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले वक्त में लिंग्विस्टिक सब नेशनलिज्म और सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच का बैलेंस कैसे मेंटेन होगा? क्या इकोनॉमिक कंसोलिडेशन स्टेट ऑटोनॉमी की डिमांड से टकराएगा? ये वाकई एक सोचने वाला सवाल है। UPSC प्रिपरेशन में ऐसे ही एनालिटिकल क्वेश्चंस आंसर्स में डेप्थ लाते हैं। आज के डिस्कशन में इतना ही। लगातार सीखते रहने और कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट करने की ये प्रोसेस जारी रहनी चाहिए।
जल्दी एक नए एनालिसिस के साथ फिर जुड़ेंगे। अब नजर डालते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस पर। आज हमारे पास कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जो सच में काफी थॉट प्रोवोकिंग है। यूनाइटेड किंगडम के वेल्स से एक ऐसी खबर आई है जो मेडिकल एथिक्स, ह्यूमन राइट्स और कानून, इन सभी के नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण है। हाँ, मैंने भी पढ़ा इसके बारे में। सेनेट का फैसला ना। एग्जैक्टली। वेल्श पार्लियामेंट, जिसे वहां सेनेट कहा जाता है, उसने नेशनल हेल्थ सर्विस यानी NHS के तहत असिस्टेड डाइंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के पक्ष में 28-23 से वोट किया है। हालांकि ये इस बात पर निर्भर करेगा कि टर्मिनली इल अडल्ट्स बिल यूके पार्लियामेंट में पास होता है या नहीं, पर पॉलिसी शिफ्ट के लिहाज से ये एक बहुत बड़ा कदम है। बिल्कुल बड़ा कदम है। और देखिए, इसका ग्लोबल के साथ साथ इंडियन कॉन्टेक्स्ट समझना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। अगर हम ग्लोबल लेवल पर देखें तो कनाडा, बेल्जियम, नेदरलैंड्स और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में असिस्टेड डाइंग और एक्टिव यूथनेशिया ऑलरेडी लीगल है। वहां तो शायद काफी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस भी हैं इसको लेकर। हाँ, स्ट्रिक्टली मॉनिटर्ड कंडीशंस होती हैं। लेकिन जब हम अपने देश की यानी भारत की बात करते हैं तो यहाँ एक्टिव यूथनेशिया यानी जहाँ कोई मेडिकल प्रोफेशनल डायरेक्टली लाइफ एंडिंग मेडिकेशन एडमिनिस्टर करें, वो पूरी तरह से गैर कानूनी है। यहाँ पर मुझे सुप्रीम कोर्ट का 2018 का वो लैंडमार्क जजमेंट याद आ रहा है, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसने भारत में इस डिबेट की दिशा ही बदल दी थी, क्योंकि उस वक्त देश में एंड ऑफ लाइफ केयर को लेकर कोई क्लियर फ्रेमवर्क नहीं था हमारे पास। सही याद दिलाया आपने। उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेशिया को लीगल किया था। पैसिव यूथनेशिया यानी कि लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट को हटा लेना। जैसे अगर कोई वेंटिलेटर या आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट पर है तो उसे हटा लेना ताकि नेचुरली डेथ हो सके। एग्जैक्टली। इसके साथ ही लिविंग विल्स की लीगल वैलिडिटी भी तय की गई थी। लिविंग विल्स, जिसमें कोई इंसान पहले से ही डॉक्यूमेंट कर सकता है अपना डिसीजन। एग्जैक्टली। एक इंसान पहले से लिखकर दे सकता है कि अगर वो ऐसी मेडिकल स्टेट में चला जाए जहां से वापस आना नामुमकिन हो तो उसे लाइफ सपोर्ट पर ना रखा जाए। हाँ। सबसे अहम बात ये थी कि कोर्ट ने आर्टिकल 21 को, जो राइट टू लाइफ देता है, उसको ब्रॉड करते हुए कहा था कि राइट टू लाइफ विद डिग्निटी में मरने की डिग्निटी भी शामिल है। ये सच में एक बेहद कॉम्प्लेक्स एथिकल मुद्दा है। एक तरफ तो पेशेंट ऑटोनॉमी का तर्क आता है। एक इंसान जो टर्मिनल इलनेस से जूझ रहा है, जिसका दर्द मेडिसिन से भी कंट्रोल नहीं हो रहा, उसे अपनी डिग्निटी के साथ आखिरी सांस लेने का पूरा हक होना चाहिए। इससे सुसाइड टूरिज्म जैसी चीजें भी कम होती हैं। सुसाइड टूरिज्म? हाँ, जहां लोग दर्द में ट्रैवल करके स्विट्जरलैंड जैसे देशों में जाते हैं ताकि उन्हें असिस्टेड डेथ मिल सके, क्योंकि उनके अपने देश में ये अलाउड नहीं होता। पॉइंट है। आपने ऑटोनॉमी की बात की, लेकिन इसके दूसरे पहलू को भी देखना होगा, जिसे एथिक्स में स्लिपरी स्लोप आर्ग्यूमेंट कहते हैं। स्लिपरी स्लोप, इसे थोड़ा एक्सप्लेन करें। देखो, इसको एक आम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक एल्डरली इंसान है जो किसी क्रॉनिक इलनेस से जूझ रहे हैं या कोई सिवियरली डिसेबल्ड व्यक्ति है। अगर हम असिस्टेड डाइंग को जनरलाइज करके लीगलाइज कर दें तो वल्नरेबल लोगों पर एक अनजाना दबाव बन सकता है। दबाव कैसा? साइकोलॉजिकल दबाव। उन्हें लगने लगता है कि उनके इलाज पर उनके परिवार का पैसा और वक्त दोनों बर्बाद हो रहा है। उन्हें लगता है कि वो सोसाइटी पर एक बोझ है। तो हो सकता है कि वो अपनी आज़ाद मर्जी से नहीं, बल्कि इस सोशियो इकोनॉमिक बोझ की वजह से मौत चुन ले। ओह, ये तो बहुत ही अलार्मिंग थॉट है। बिल्कुल, ये सिस्टम का फेल होना होगा। इसलिए एथिक्स के पेपर के लिए ये एक बेहतरीन केस स्टडी बन जाता है, जहां दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स की गहराई समझना जरूरी है। सही बात है। कानून बनाना आसान लगता है, पर उसका सोसाइटल इम्पैक्ट हैंडल करना कितना मुश्किल है। खैर, इस ह्यूमन एथिक्स की कॉम्प्लेक्स डिबेट से निकलकर अब थोड़ा ह्यूमन इंटेलेक्ट और एजुकेशन की तरफ चलते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक नया और बहुत प्रैक्टिकल अपडेट सामने आया है आज। हाँ, वो टीचर ऐप 2.0 के बारे में ना? हाँ जी, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने इसे लॉन्च किया है, जिसे भारतीय एयरटेल फाउंडेशन और CK12 फाउंडेशन ने मिलकर बनाया है। इस ऐप की सबसे खास बात यह है कि इसमें 45 से ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड टीचिंग टूल्स दिए गए हैं। ये टूल्स रियल टाइम क्लासरूम एनवायरनमेंट में टीचर्स की सीधी मदद करेंगे। यानी अब AI सिर्फ एक चैटबॉट बनकर नहीं रह गया। एग्जैक्टली। ये टीचर की एफिशिएंसी बढ़ाने में एक एक्टिव असिस्टेंट का रोल प्ले करेगा। जैसे आप ऑटोमेटेड लेसन प्लानिंग ले लीजिए, या बच्चों के लर्निंग लेवल के हिसाब से कस्टमाइज्ड क्वेश्चंस तैयार करना। जब एडमिनिस्ट्रेटिव और रिपीटेटिव काम कम होंगे तो टीचर्स इंडिविजुअली बच्चों पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। लेकिन मेरा एक आम डाउट यहाँ ये आता है कि AI टूल्स तो मार्केट में पहले से भरे पड़े हैं, तो इस स्पेसिफिक ऐप में नया क्या है?
और सबसे बड़ी बात, हम जानते हैं कि वेस्टर्न एआई मॉडल्स हमेशा हमारी लोकल भाषाओं को, जैसे मराठी, ओडिया या असामीज हो गई, उन्हें ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाते। सही पकड़ा आपने। अगर एआई लोकल लैंग्वेज नहीं समझेगा तो रूरल इंडिया के टीचर्स इसका यूज कैसे करेंगे? यहीं पर एक सबसे बड़ा टेक अपडेट सामने आता है। क्या अपडेट है वो? इस ऐप में भारत के अपने इंडिजिनस लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी देसी एलएलएम्स को इंटीग्रेट करने पर जोर दिया गया है, जिनमें प्रमुख है भारत जिन और सर्वम। अच्छा, इंडिजिनस मॉडल्स। हाँ, इस इंडिजिनस इंटीग्रेशन के पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला है लिंग्विस्टिक इंक्लूसिविटी। देसी एलएलएम्स हमारी विविध भाषाओं और उनके कल्चरल न्यूआंसेस पर ट्रेन किए गए हैं, इसलिए वो ट्रांसलेशन और कंटेंट क्रिएशन में वेस्टर्न मॉडल से लाख गुना बेहतर परफॉर्म करते हैं। और मुझे लगता है इसका एक दूसरा एंगल डेटा सॉवरेनिटी का भी तो है ना? मैं वहीं आने वाली थी। दूसरा सबसे बड़ा कारण डेटा सॉवरेनिटी ही है। सोचिए, अगर हम वेस्टर्न एआई यूज करते हैं तो हमारे एजुकेशन सिस्टम का डेटा, बच्चों की लर्निंग कैपेसिटी, उनके कॉग्निटिव पैटर्न्स, ये सब किसी बाहरी देश के सर्वर पर स्टोर होगा, जो कि नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से सही नहीं है। बिल्कुल नहीं। देसी एलएलएम्स का सीधा मतलब है कि ये सब सेंसिटिव डेटा भारत के बॉर्डर्स के अंदर ही रहेगा। ये हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी एनईपी 2020 के विजन के साथ परफेक्ट अलाइनमेंट में है, जहां टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ इंटरनेट एक्सेस देने के लिए नहीं, बल्कि लर्निंग आउटकम्स को इफेक्टिवली इंप्रूव करने के लिए किया जाना चाहिए। सही कहा। डिजिटल डेटा और एजुकेशन की इस सॉवरेनिटी से आगे बढ़ते हुए अब एक ऐसी न्यूज़ देखते हैं जो ह्यूमन बॉडी की सॉवरेनिटी और हेल्थ केयर से जुड़ी है। सोशल जस्टिस और हेल्थ सेक्टर में एक बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है, जो लिटरली आने वाली जनरेशन्स का फ्यूचर सिक्योर कर सकता है। आप 90 डे मेगा कैंपेन की बात करें? हाँ, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री एक फ्री ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी HPV वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू कर रही है। ये 14 साल की बच्चों के लिए होगी और इसमें गार्डासिल 4 वैक्सीन का सिंगल डोज दिया जाएगा। और इसकी ट्रैकिंग भी बिल्कुल कोविन की तरह नई यूएन डिजिटल पोर्टल से होगी। ये ड्राइव कितनी ज़रूरी है, इसकी ग्राउंड लेवल अर्जेंसी को समझने के लिए हमें ग्लोबोकैन 2022 के ऑथेंटिक आंकड़े देखने होंगे। वो नंबर्स वाकई बहुत डराने वाले थे जब मैंने पढ़े। डराने वाले से ज़्यादा आंखें खोलने वाले हैं। भारत में हर साल सर्वाइकल कैंसर के लगभग 1.27 लाख नए केसेस सामने आते हैं। 1.27 लाख हर साल? हाँ, और करीब 80,000 मौतें होती हैं इसकी वजह से। महिलाओं में होने वाला ये दूसरा सबसे बड़ा कैंसर है और सबसे ध्यान देने वाली बात ये है कि इस बीमारी का मुख्य कारण HPV के हाई रिस्क स्ट्रेन्स 16 और 18 हैं। यानी सिर्फ 2 स्ट्रेन्स इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं? एग्जैक्टली, ये दोनों स्ट्रेन्स अकेले 80% से ज्यादा सर्वाइकल कैंसर केसेस के लिए जिम्मेदार हैं भारत में। पर यहाँ एक आम इंसान के नजरिए से सोचें तो हम हमेशा सुनते आए हैं कि वैक्सीन्स के मल्टीपल डोजेस लगते हैं, जैसे बचपन में लगते थे या कोविड के टाइम पर बूस्टर शॉट्स लगे। तो क्या हम इस कैंपेन में सिर्फ एक सिंगल डोज पर पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं, या ये सिर्फ मास डिप्लॉयमेंट को आसान बनाने का तरीका है? ये डाउट आना बहुत नेचुरल है, लेकिन इसका जवाब सिर्फ इकोनॉमिक्स में नहीं बल्कि हार्ड साइंस में छिपा है। WHO का एक ग्रुप है, स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन इम्यूनाइजेशन, जिसे सेज कहते हैं। ओके, सेज। हाँ, उसने एक्सप्लिसिटली सिंगल डोज को रिकमेंड किया है। इसका आधार ये है कि इंडियन कोहोर्ट स्टडीज में सिंगल डोज की एफिकेसी 95.4% पाई गई है। 95.4%? एक अकेला डोज। हाँ, एक अकेला डोज भी इन्फेक्शन को ब्लॉक करने में लगभग उतना ही इफेक्टिव है जितना कि 2 डोजेस। तो ये साइंस और लॉजिस्टिक्स का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है भारत जैसे देश के लिए। दुश्मनों के लिए एक ही ढाल, बिल्कुल। लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से तो हमारी अपनी इंडिजिनस वैक्सीन सर्वावैक भी मार्केट में आ चुकी है, फिर हम बाहर से गार्डासिल 4 क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं? सर्वावैक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई हमारी अपनी इंडिजिनस क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अभी वो WHO के लॉन्ग टर्म एफिकेसी अप्रूवल का वेट कर रही है, खासकर इस सिंगल डोज रेजिमेन के प्रोटोकॉल के लिए। अच्छा, तो अप्रूवल पेंडिंग है? हाँ, और भारत जैसे बड़े देश में मास लेवल पर जल्दी इम्पैक्ट लाने के लिए हम सालों तक रुक नहीं सकते। इसलिए शुरुआती दौर में गैवी अलायंस के जरिए गार्डासिल 4 का इस्तेमाल हो रहा है। गैवी बेसिकली एक ग्लोबल पब्लिक प्राइवेट हेल्थ पार्टनरशिप है
जो डेवलपिंग देशों को वैक्सीन सप्लाई करती है। और इसका सोशल इक्वालिटी पर तो बहुत लंबा असर पड़ने वाला है। सबसे बड़ा असर वही है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये वैक्सीन हजारों रुपए की आती है। एक आम लोअर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड की फैमिली से अफोर्ड ही नहीं कर पाती थी अब तक। अब 90-डे कैंपेन में इसका मुफ्त मिलना हेल्थ इनइक्वालिटी के एक बहुत बड़े गैप को हमेशा के लिए भर देगा। वाकई हेल्थ केयर में ऐसी प्रिवेंटिव अप्रोच काबिल तारीफ है। खैर, अब प्रिवेंशन की इस कड़ी को हेल्थ से आगे बढ़ाकर एनवायरनमेंट पर ले चलते हैं। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी और सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का सेक्शन देखते हैं, जहां नेचर और टेक आपस में मिल रहे हैं। आप हिम कनेक्ट की बात कर रहे हैं। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज यानी MoFCC ने ये हिम कनेक्ट नाम का इनिशिएटिव लॉन्च किया है। इसका फोकस इंडियन हिमालयन रीजन की फ्रेजाइल इकोलॉजी को बचाना है। यहाँ करीब 24 ऐसी टेक्नोलॉजीज शोकेस की गईं जो नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज के तहत बनी हैं। देखिए, इस इनिशिएटिव की अहमियत समझने के लिए हमें रिसर्च की दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को समझना होगा, जिसे वैली ऑफ डेथ कहते हैं। हिम कनेक्ट असल में उसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। वैली ऑफ डेथ, ये टर्म थोड़ा ड्रामेटिक नहीं लग रहा? इसका असल मतलब क्या होता है साइंटिफिक रिसर्च में? ड्रामेटिक है क्योंकि ये प्रॉब्लम ही ऐसी है। वैली ऑफ डेथ एक ऐसी स्टेज है जहां सालों की मेहनत अचानक खत्म हो जाती है। कैसे? मान लीजिए किसी लैब में एक ब्रिलियंट रिसर्चर ने एक ऐसी डिवाइस बनाई जो लैंडस्लाइड प्रिडिक्ट कर सकती है। लैब टेस्टिंग पूरी तरह सक्सेसफुल रही, लेकिन जब उसे पहाड़ों पर बड़े स्केल पर मास मैन्युफैक्चर करके लगाने की बात आती है तो क्या चाहिए? पैसा, फैक्ट्री, इंडस्ट्री सपोर्ट। एग्जैक्टली। फंडिंग, वेंचर कैपिटल, इंडस्ट्री बैकिंग, और अक्सर ये कमर्शियल सपोर्ट नहीं मिलता। फिर वो ब्रिलियंट आइडिया सिर्फ एक थीसिस पेपर बनकर लैब में धूल खाता रह जाता है। लैब से मार्केट तक के इस गैप को ही, इस फेलियर जोन को ही वैली ऑफ डेथ कहते हैं। ओह, अब समझ आया। तो हिम कनेक्ट क्या कर रहा है इसमें? हिम कनेक्ट इसी गैप पर एक ब्रिज बना रहा है। वो रिसर्चर्स को डायरेक्टली इन्वेस्टर्स और स्टार्टअप से जोड़ रहा है ताकि प्रोटोटाइप फील्ड में उतर सके। ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजीज थी जो हिमालयन रीजन की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिकली सॉल्व कर सकती हैं? डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कुछ बहुत शानदार इनोवेशंस थे वहां। सबसे प्रोमिनेंट था IIT मंडी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर बेस्ड प्रिडिक्टिव मॉडल। ये क्या प्रेडिक्ट करता है? ये मॉडल रेनफॉल इंड्यूस्ड लैंडस्लाइड्स की 90% एक्यूरेसी के साथ भविष्यवाणी कर सकता है। और सबसे अच्छी बात, कामंड वैली में इसकी फील्ड टेस्टिंग भी कंप्लीटली सक्सेसफुल रही है। वाओ! अगर हम जोशीमठ में जो लैंड सब्सिडेंस देखा हमने, या सिक्किम में जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स जिसे GLOFs कहते हैं, उनके बढ़ते खतरे को देखें, वहां ऐसी AI बेस्ड अर्ली वार्निंग मिलना तो हजारों जिंदगियां बचा सकता है। बिल्कुल सही कनेक्ट किया आपने। उसके अलावा CSIR, CRRI की इको फ्रेंडली रोड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी पर भी फोकस किया गया। पहाड़ों पर तो सड़कें वैसे भी जल्दी टूट जाती हैं ना? वही तो, एक्सट्रीम वेदर के दौरान स्लोप्स डिस्टेबलाइज होते हैं। ऐसे में जियोसिंथेटिक्स यानी स्पेशल पॉलीमर मटेरियल्स का इस्तेमाल करके मिट्टी को बांधना और रोड्स बनाना बहुत अहम है। साथ ही IIT गुवाहाटी ने अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स यानी UUVs बनाए हैं। अंडर वाटर व्हीकल्स हिमालयाज में? हाँ, ये छोटे रोबोटिक व्हीकल्स होते हैं जो हिमालयन नदियों और डेंजरस ग्लेशियल लेक्स के माइक्रो एनवायरनमेंट्स को अंदर जाकर डीपली मॉनिटर करेंगे। अब अगला लॉजिकल कदम ये होना चाहिए कि इन लोकलाइज्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी NDMA के नेशनल फ्रेमवर्क के साथ सीधे इंटीग्रेट कर दिया जाए। सही कहा, तभी इनका रियल इम्पैक्ट दिखेगा। तो अब तक हमने ग्लोबल एथिक्स से लेकर AI इन एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ ड्राइव्स और हिमालयन इकोलॉजी को काफ़ी डिटेल में एनालाइज कर लिया है। लेकिन एग्जाम क्लियर करने के लिए इस एनालिसिस के साथ साथ फैक्ट्स का रेजर शार्प होना बहुत ज़रूरी है। अब वक्त है प्रीलिम्स क्विक फैक्ट्स का। आइए कुछ क्रिटिकल डेटा पॉइंट्स कंसोलिडेट करते हैं। जरूर, क्योंकि MCQ क्वेश्चंस में यही छोटी डिटेल्स कंफ्यूजन पैदा करती हैं। हम इन 8 फैक्ट्स को तेजी से कवर करते हैं। शुरू करें? पहला पॉइंट, HPV स्ट्रेन्स 16 और 18। ध्यान रहे, HPV के कई स्ट्रेन्स होते हैं, लेकिन ये दोनों हाई रिस्क स्ट्रेन्स भारत में लगभग 80% सर्विकल कैंसर केसेस के मुख्य कारण है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, गार्डासिल 4 और सर्वावैक का फर्क। गार्डासिल 4 एक इंपोर्टेड क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन है जो स्ट्रेन्स 6, 11, 16 और 18 को टारगेट करती है। वहीं सर्वावैक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा डेवलप की गई भारत की पहली कंप्लीटली इंडिजिनस क्वाड्रिवेलेंट HPV वैक्सीन है, जो अभी अप्रूवल्स की स्टेज में है। तीसरा फैक्ट है यूविन पोर्टल।
ये कोविन आर्किटेक्चर पर बेस्ड एक डिजिटल रजिस्ट्री है। इसका मेन फंक्शन देश भर में प्रेग्नेंट विमेन और बच्चों के रूटीन इम्यूनाइजेशंस को ट्रैक करना है, और अब इसे नेशनल एचपीवी वैक्सीनेशन ड्राइव का प्राइमरी बैकबोन बनाया गया है। चौथा फैक्ट नोट करें, ग्लोबोकैन 2022 ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर यानी IARC का ग्लोबल कैंसर डेटाबेस है। जो 1.27 लाख केसेस वाला डेटा था वो यहीं से आया है। पांचवा अहम फैक्ट, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। ये सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट है, जिसने आर्टिकल 21 के तहत राइट टू डाई विद डिग्निटी को शामिल किया और भारत में पैसिव, यूथेनेसिया और लिविंग विल्स को लीगल दायरा दिया। छठा पॉइंट, भारत जैन और सर्वम ये दोनों हाल ही में डेवलप किए गए इंडिजिनस इंडियन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, जिन्हें टीचर ऐप 2.0 जैसे एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स में इंटीग्रेट किया जा रहा है ताकि डेटा सॉवरेनिटी बनी रहे। सातवां फैक्ट याद रखें, हिम कनेक्ट ये MoFCC का एक स्पेसिफिकली डिजाइन प्लेटफॉर्म है, जिसका एम हिमालयन R&D इनोवेशंस को वैली ऑफ डेथ से निकालकर कमर्शियल इन्वेस्टर्स से जोड़ना है। और आखिरी आठवां फैक्ट, गैवी अलायंस ये एक इंटरनेशनल पब्लिक प्राइवेट हेल्थ पार्टनरशिप है, जिसकी मदद से भारत को इस मैसिव HPV ड्राइव के लिए गार्डासिल 4 वैक्सीन्स शुरुआती फेज में सप्लाई हो रही हैं। ये सारे फैक्ट्स आने वाले एग्जाम्स के हिसाब से बहुत हाई यील्ड है। इनका रेगुलर रिवीजन करना ही होगा। और सिर्फ प्रीलिम्स क्यों, मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के बिना तो प्रेपरेशन अधूरी है। तो अब इन कॉन्सेप्ट्स को एग्जाम में कैसे यूज करना है, उस पर आते हैं। आज का मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन GS पेपर 2 हेल्थ सेक्शन से है। क्वेश्चन पढ़िए। ध्यान से सुने। क्वेश्चन है, सर्वाइकल कैंसर एक प्रिवेंटेबल बीमारी होने के बावजूद भारत में महिलाओं की मृत्यु का एक मुख्य कारण है। इसके हाई प्रेवलेंस के सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स पर चर्चा करें और सिंगल डोज HPV वैक्सीनेशन ड्राइव की स्ट्रैटेजिक एफिकेसी का मूल्यांकन करें। इसकी वर्ड लिमिट है 150 वर्ड्स और मार्क्स हैं 10। इस तरह के मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चंस में क्लियर स्ट्रक्चर ही एग्जाम हॉल में मार्क्स दिलाता है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं, सीधे फैक्ट से हिट करें। ग्लोबोकैन 2022 के डेटा का हवाला दें कि भारत में हर साल 1.27 लाख नए केसेस और 80,000 डेथ्स रिपोर्ट होती हैं। एक स्ट्रॉन्ग फैक्ट बेस्ड ओपनिंग एग्जामिनर को तुरंत बताती है कि आप मुद्दे की ग्रेविटी समझते हैं। फिर बॉडी पैराग्राफ में क्या लिखें? बॉडी का पहला हिस्सा सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स पर होगा। यहाँ सिर्फ मेडिकल टर्म्स मत लिखिए, सोशल रियलिटीज लिखें, जैसे लैक ऑफ अवेयरनेस, रूरल एरियाज में पुअर जेनिटल हाइजीन, प्राइवेट मार्केट में वैक्सीन का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, साथ ही STI से जुड़ा कल्चरल स्टिग्मा जिसकी वजह से औरतें प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स पर स्क्रीनिंग करवाने से डरती हैं। ये तो फैक्टर्स हो गए। फिर बॉडी के दूसरे हिस्से में वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी को इवैल्यूएट करना होगा, राइट? बिल्कुल। यहाँ आप 14 साल के टारगेट डेमोग्राफिक और यूविन पोर्टल की रियल टाइम ट्रैकिंग का जिक्र जरूर करें। सिंगल डोज की स्ट्रैटेजिक एफिकेसी को जस्टिफाई करते हुए लिखें कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है, मास स्केल पर डिप्लॉय करना लॉजिस्टिकली आसान है और सबसे बड़ी बात, ये WHO सेज गाइडलाइंस के अनुरूप है, क्योंकि हमारी स्टडीज में इसकी एफिकेसी 95% से ज्यादा प्रूवन है। और आंसर एंड कैसे करें? कंक्लूजन हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए। लिखें कि हालांकि 90-डे वैक्सीनेशन ड्राइव एक हिस्टोरिक कदम है, पर सर्विकल कैंसर कंप्लीटली एलिमिनेट तभी होगा जब हम अडल्ट वुमेन के लिए पॉपुलेशन लेवल स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स बढ़ाएंगे। यानी सिर्फ वैक्सीन काफी नहीं है। हाँ, खासकर पुरानी विजुअल इंस्पेक्शन टेक्निक्स की जगह हाईली एक्यूरेट HPV DNA टेस्टिंग को ग्राउंड लेवल पर लाना होगा, ताकि WHO के 90-70-90 ग्लोबल एलिमिनेशन टारगेट्स को हासिल किया जा सके। बहुत ही सॉलिड स्ट्रक्चर है ये। तो अब तक हमने जितनी थरो चर्चा की है, चलिए उसे एक छोटे से मेंटल टेस्ट से चेक करते हैं। हम 5 क्वेश्चंस का एक क्विक क्विज खेलेंगे। रेडी? मेरा पहला सवाल, गार्डासिल 4 वैक्सीन जो हाल ही में पब्लिक हेल्थ कैंपेन का हिस्सा बनी है, वो मुख्य रूप से किस पैथोजन को टारगेट करती है? A. रोटावायरस, B. ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी HPV, C. न्यूमोकोकल बैक्टीरिया, D. जापानीज एन्सेफेलाइटिस वायरस। ये तो काफी आसान था। इसका बिल्कुल क्लियर जवाब है ऑप्शन B, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस।
गार्डेसिल 4 एक क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन है जो सिलेक्टिवली एचपीवी के स्ट्रेन्स 6, 11, 16 और 18 को टारगेट करती है ताकि फ्यूचर में सर्वाइकल कैंसर से बचा जा सके। सही जवाब। अब सवाल नंबर 2। MoEFCC द्वारा आयोजित हिम कनेक्ट इनिशिएटिव का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. हिमालयन स्टेट्स को 5G टेलीकॉम नेटवर्क से जोड़ना। बी. इंडियन हिमालयन रीजन के लिए फील्ड वैलिडेटेड एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजीज को शोकेस और कमर्शलाइज करना। सी. अपर हिमालयस में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए यूनिफाइड कमांड बनाना। डी. ग्लेशियल लेक्स को सेंसर ग्रिड से जोड़ना। ऑप्शन बी सही जवाब है। हिम कनेक्ट का कोर मैंडेट ही यह है कि एकेडमिक रिसर्चर्स को स्टार्टअप्स और वेंचर कैपिटल से जोड़ा जाए ताकि जो इनोवेशंस हैं वो वैली ऑफ डेथ को क्रॉस कर सके। स्पॉट ऑन। आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल पर। भारत में किस वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक लैंडमार्क जजमेंट में पैसिव यूथनेशिया और लिविंग विल्स को लीगली रिकॉग्नाइज किया था? ए. 2014, बी. 2016, सी. 2018, डी. 2021। ऑप्शन सी 2018 केस था कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें तय किया गया कि राइट टू लाइफ में मरने की डिग्निटी भी प्रैक्टिकली शामिल होती है। चौथा सवाल एक साइंटिफिक रिसर्च टर्म से जुड़ा है। R&D के संदर्भ में वैली ऑफ डेथ का क्या अर्थ होता है? ए. वो भौगोलिक क्षेत्र जहां नेचुरल डिजास्टर सबसे ज्यादा होते हैं। बी. एक प्रोटोटाइप का लैब में सफल होने के बाद कमर्शियल फंडिंग के अभाव में फेल हो जाना। सी. किसी एक्सटिंक्ट प्रजाति का आखिरी निवास स्थान। डी. कैंसर का वो स्टेज जहां दवा असर नहीं करती। इसका जवाब है ऑप्शन बी। ये वो ट्रैजिक फेज है जहां एक हाईली यूजफुल इनोवेशन कैपिटल या इंडस्ट्री इंटरेस्ट न होने की वजह से जमीन पर नहीं उतर पाता। और आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन 5। हाल ही में लॉन्च हुए यूविन डिजिटल पोर्टल का प्राइमरी फंक्शन क्या है? ए. डिजिटल पेमेंट्स को सिक्योर करना। बी. देश भर में रूटीन इम्यूनाइजेशंस और वैक्सीनेशंस को डिजिटली ट्रैक करना। सी. यूनिवर्सिटी एग्जाम्स का सेंट्रलाइज्ड पोर्टल। डी. वेदर वार्निंग सिस्टम। इसका जवाब होगा ऑप्शन बी। कोविन की सक्सेस के बाद अब यूविन बनाया गया है ताकि बच्चों और महिलाओं के वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स रियल टाइम में मेंटेन किए जा सकें। बेहतरीन। तो आज के इस एनालिसिस को रैप अप करने से पहले कुछ की टेकअवेज पर नजर डाल लेते हैं। आज के सेशन में हमने इंटरनेशनल रिलेशंस और एथिक्स में यूके के असिस्टेड डाइंग बिल के बहाने पेशेंट ऑटोनॉमी और स्लिपरी स्लोप की डिबेटों को समझा और उसे भारत के 2018 के पैसिव यूथनेसिया स्टैंड से जोड़ा। फिर हमने साइंस और टेक में टीचर ऐप 2.0 देखा, जहां भारत जेन और सर्वम जैसे देशी LLMs के जरिए डिजिटल डेटा सॉवरेनिटी को समझा। सोशल जस्टिस और हेल्थ में फ्री सिंगल डोज HPV ड्राइव और यूविन पोर्टल के सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट का विश्लेषण किया। और आखिर में एनवायरनमेंट तथा डिजास्टर मैनेजमेंट में हिम कनेक्ट के जरिए हिमालयन इकोलॉजी को वैली ऑफ डेथ वाली समस्या से निकालकर AI ड्रिवन सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ने को डिटेल में देखा। आज हमने हेल्थ पॉलिसीज, डिजिटल एप्स और एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजीज की काफी गहरी एनालिसिस की है, पर जाते जाते एक नए पहलू पर जरूर विचार कीजिएगा। वो क्या? जैसे जैसे AI और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हमारे एजुकेशन और हेल्थ का डीपली पर्सनल डेटा कलेक्ट और कंट्रोल करने लगेंगे, चाहे वो LLMs के पास हो या क्लाउड पोर्टल्स पर, क्या आने वाले वक्त में एक आम इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई बीमारियों या क्लाइमेट चेंज से नहीं बल्कि अपनी मेंटल प्राइवेसी और डिजिटल आइडेंटिटी को बचाने की होगी? ये एक बहुत ही प्रोफाउंड सवाल है। हाँ, जब एल्गोरिदम्स हमारे सबसे छोटे डिसीजंस प्रिडिक्ट करने लगेंगे, तब ह्यूमन ऑटोनॉमी आखिर कहाँ खड़ी होगी? इस पर दोस्तों जरूर सोचिए और एस्पिरेंट्स अपने लक्ष्य की तरफ फोकस बनाए रखें, क्योंकि हमेशा याद रखें, आज की मेहनत कल की कहानी बदल देगी। UPSC का सिलेबस कितना भी बड़ा क्यों ना हो, रोज की लगातार कोशिश और रिवीजन ही असल फर्क पैदा करती है। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करो और सब्सक्राइब करो सुन लो UPSC को। 299 रुपीज मेंबरशिप ज्वाइन करके एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस लो। मिलते हैं अगले सेशन में।